बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत और नई हुकूमत। बड़े चैलेंजेस हैं। IMF से मुआहदे तय हो गए, पैसे अब आ रहे हैं और दीगर मुआहदे भी किए जाएंगे। आखिरी किसके बाद कैटेगोरिकली हम बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, आप माहिर मईशत हैं और पाकिस्तान की मईशत से लेके पाकिस्तान की सियासत पर आप बड़ी गहरी नजर रखते हैं। मारूफ बिजनेसमैन है, आप CEO हैं सेविंग होम के। इकबाल अडवाणी साहब ने ज्वाइन किया, खुश आमदीद कहेंगे सर प्रोग्राम में। थैंक यू भाईजान, आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। इकबाल अडवाणी साहब, IMF से मुआहदा हो गया, ये आखिरी किस्त भी हमें मिल जाएगी। उसके बाद हुकूमत कह रही है मजीद 4 साल के लिए एक और मुआहदा हम करेंगे। तो इसका मतलब ये कि IMF के चुंगल से निकलना इतना आसान नहीं है। ये सियासी नारे होते हैं। नहीं, IMF के चुंगल को हम नहीं कह सकते, ये कोई चुंगल वुंगल नहीं है, अपनी हमारी खुद की चॉइस है। देखिए, आप पहले ये समझे कि IMF क्या है। देखिए, IMF हमको $1 अरब या $2 अरब देती है, तो वो $2 अरब नहीं होते, वो $20-30 अरब की आपको दुनिया से लोन और बिजनेस मिल जाता है। एक तरह से आपको वो एक सर्टिफिकेट इशू होती है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कि लोग आपके साथ काम, हर मुल्क आपसे बिजनेस करने के लिए तैयार हो जाता है, इमदाद करने के लिए, और दुनिया की बैंक की बड़ी वो आपको कर्ज देने के लिए तैयार हो जाती है। तो इसको आप कैसे चुंगल कहते हैं? हमारा प्रॉब्लम क्या है कि ये भी ले लेना, एक ले लेना। जिस तरह आपने कहा कि आप इसको चुंगल नहीं कह सकते, तो ये चुंगल जो है ये सियासी नारे सियासतदान लगाते हैं कि हमें IMF से आज़ादी चाहिए, हम खुद मुख्तार मईशत चाहते हैं। ये IMF कौन होता है? हमें कहता है कि बिल बढ़ा दें, बिजली के टैरिफ में इजाफा कर दें। IMF हमारी स्टेट बैंक से लेके मईशत कंट्रोल करता है, हम IMF से छुटकारा चाहते हैं। देन व्हाई? देखिए, उसकी वजह ये है कि कोई भी सियासतदान है वो नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान IMF में जाए। वजह क्या है कि जब वो IMF में जाता है तो मॉनिटरिंग शुरू हो जाती है, और ये चाहते नहीं है कि इनको कोई मॉनिटर करे। इनकी करप्शन पे कंट्रोल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ये क्या कहेंगे? इनके अखराजात पे कंट्रोल होने की बात होगी तो ये कैसे बर्दाश्त करेंगे? आप IMF को यूं नहीं समझो, वो IMF एक्चुअल पाकिस्तान अवाम की दुश्मन नहीं है। IMF पाकिस्तान के जो बड़ी कैटेगरी के जो लीडरशिप है, जो सियासतदान है, जो बड़े बड़े ओहदों पे फायदे, उनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनकी मॉनिटरिंग शुरू हो जाती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनको ये होता है। IMF कहेगी कि भाई, IMF ये नहीं कहती कि आप गरीब पे टैक्स लगाओ, IMF ये कहती है कि आप अपनी इनकम बढ़ाओ। IMF ये कहती है, और उसके लिए इनकम बढ़ाने के लिए वो फिर तजावीज देते हैं जिससे इनको भी अफेक्ट पड़ता है। बस IMF से मुझे सिर्फ एक ही गिला है कि IMF ये कहती है कि आप इनकम बढ़ाओ, लेकिन IMF पाकिस्तान या कभी ये नहीं कहती कि आप अपने अखराजात कम करो। अगर IMF ये कहे, और आज मुझे नहीं लगा, आज नहीं तो कल कहेगी कि भाई आपकी काबीना 20-20, 80-80, 40, 80-80, 50-50 लोगों के इतने मिनिस्टर क्यों होते हैं? हर मिनिस्टर को इतना प्रोटोकॉल क्यों दिया जाता है? इस पे जिस दिन IMF ने कंट्रोल कर लिया तो समझे पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो IMF से एक जो सियासतदान डरता इसलिए है कि मॉनिटरिंग शुरू हो जाती है, और वो नहीं चाहते कि मॉनिटरिंग हो। तो ये IMF इस वजह से इनके नारे हैं, और ये IMF को ज्यादा बदनाम इसलिए किया जाता है कि IMF की वजह से महंगाई हो गई, IMF की वजह से ये नहीं। IMF की वजह से तो आपकी दुनिया के अंदर एक समझे, आपको अभी देखें, जैसे आपका IMF से मुआहदा हुआ, पाकिस्तान के जो बॉन्ड है उसकी प्राइस बढ़ गई, बढ़ गए इंटरनेशनल मार्केट में। ऐसे ही। अब देखें कि जो इन्वेस्टमेंट UAE की तरफ से आने वाली थी, सऊदी अरब से आने वाली थी, जो रुकी हुई थी, अब आ जाएगी। तो फिर IMF कैसे आपके लिए नुकसानदेह हुआ? IMF इनके लिए नुकसानदेह होता है कि इनकी मॉनिटरिंग शुरू हो जाती है। आपको तो दुनिया, अभी वर्ल्ड बैंक होगी, एशियन बैंक होगी, जितनी भी है, आपको कर्जे मिलेंगे, तरक्याती काम के लिए पैसा मिलेगा, तो वो सब IMF की वजह से हुआ। वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू होगा कि हाँ मॉनिटरिंग करेंगे। तो ये सियासतदान जो इनकी चोरी और ये छुपना कम हो जाती है, इनको प्रॉब्लम ज्यादा इसलिए होती है, इसलिए वो इस तरह की बात करते हैं आवाम के वोट को हासिल करने के लिए, कि जो भी प्रॉब्लम है IMF की वजह से। IMF की वजह से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम पाकिस्तान में करप्शन की वजह से है। IMF ये कहते हैं करप्शन करो, प्रॉब्लम ये है कि ये लोग अपने कमीशन लेते हैं, किसी भी तरक्याती प्रोजेक्ट करते के लिए एक कमीशन लेगा, फिर दूसरी गवर्नमेंट आएगी वो कमीशन लेंगे। पाकिस्तान को एक्चुअली ये लोग मार रहे हैं। IMF से तो पाकिस्तान मतलब सेफ हुआ है,
आप सोचिए अगर IMF नहीं देता तो आपके जितने भी दोस्त ममालिक हैं, आप में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता। ये भी मेरा सवाल है, नहीं कहा करें आप, बहुत खूबसूरत आपने बात की अडवाणी साहब। ये भी मेरा सवाल ले लें कि एक खत लिखा गया था बानी PTI की तरफ से IMF को। इसका मतलब ये कि अब IMF से लेकर दीगर ममालिक या दीगर जो पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क हैं या पाकिस्तान के वेल विशर हैं, अब उनकी नज़र में सिर्फ हुकूमत की वैल्यू है, बानी PTI के खत की या बानी PTI की वैल्यू नहीं है। देखिए, IMF पाकिस्तान में कोई सियासतदान, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट होगी उससे वो डील करेगी। सियासत तो देखिए हर मुल्क में प्रॉब्लम है, ये आप नहीं कह सकते थे IMF क्या जिन मुल्क में देखिए जिन मुल्क में डेमोक्रेसी है क्या IMF खाली उनके साथ ही डील करती है? जिन मुल्क में डिक्टेटरशिप है उनसे IMF डील नहीं करती। IMF का ताल्लुक ही नहीं बनता। उन्होंने समझे वो लेटर लिख के अपनी इमेज डैमेज कर दी, उनको लेटर लिखने की जरूरत ही नहीं थी। IMF को अगर पाकिस्तान को लोन देनी है तो देगा, नहीं देनी तो नहीं देगा। इनके लेटर से कोई ताल्लुक नहीं उसका। वो देखेंगे कि उसको, वो देखेंगे कि जिस मुल्क को में लोन दे रहे हैं हम लोग, वो हमसे रिटर्न होगा कि नहीं होगा। वो अपनी सिक्योरिटी देखते हैं, पाकिस्तान के सियासी माहौल को छोड़ दें। वो आज की तारीख में उनको पता है पाकिस्तान कौन चला रहा है, पाकिस्तान को चलाने वाले कौन है, मेन वही है। उनके पीछे उनसे ज्यादा मुज़ाकर, बिहाइंड द कर्टन ज्यादातर मुज़ाकरा उनसे ही होते हैं। ये एक रियलिटी मान ले, पूरी दुनिया को पता है पाकिस्तान चलाता कौन है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट कौन है और क्या है, इसके पीछे कौन है। तो ज्यादातर उनसे ज्यादा डील होती है बिहाइंड द कर्टन। मरियम नवाज अभी जो आर्मी चीफ गए हैं, जो क्यों वजीर आजम नहीं गए? जी जी, इन्वेस्टमेंट के हवाले से ही गए हैं ना। हाँ। सऊदी अरब में जो आपने देखा हुआ कि पिक्स आई है, तो कहाँ वजीर आजम तो नहीं है। तो पूरी दुनिया को पता है पाकिस्तान एक्चुअल चलाता कौन है, तो ज्यादातर उनसे डील बिहाइंड द कर्टन पहले से हो जाती है। मरियम नवाज साहिबा CM पंजाब आटे के बोरे भी दे रही हैं, नवाज शरीफ की तस्वीरें लगा रहे हैं, फिर दरख्वास्त गुजार ने कहा है कि ये जो अपनी पर्सनल तस्वीरें आटे के बोरों से हटाएं, ये अवाम का पैसा है। एक तो ये भी मुझे इसका भी बताइएगा। दूसरा, मरियम साहिबा ने ऐलान किया है कि नौजवानों को 20,000 रुपए में इलेक्ट्रिक बाइक देंगे, जिसकी माहाना 5,000 किस्त होगी। तो मुझे याद है आपने कहा था कि अब कुछ काम होगा, तो क्या ये हुकूमत पंजाब से लेकर पाकिस्तान में ये वाली हुकूमत जो इस वक्त है, जिसके सरबराह शहबाज शरीफ हैं वजीर आजम, कुछ अवाम की दिलों में जगह बना पाएंगे, कुछ मईशत बेहतर कर पाएंगे? देखिए, अगर ये चाहते हैं कि इनकी सियासत बरकरार रहे और तो इनको काम तो करना पड़ेगा। और एक और भी चीज मैं बता दूं, अगर ये चाहते हैं कि PTI का जो वोट बैंक है वो खत्म हो या कम हो, तो इनको काम करना पड़ेगा, नहीं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। और इन लोगों को इस चीज का अंदाजा है, तभी देखें जब से आई है गवर्नमेंट तब से काम करना शुरू कर। इनको पता है कि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो ये रियासत के लिए कुछ, मुल्क के लिए कुछ काम कर रहे हैं। अगर मुल्क के लिए कुछ काम नहीं कर पाएंगे तो इनकी सियासत दफन हो जाएगी। इनको एहसास है और इसीलिए आपको काम नजर आ रहा है, और काम भी मुझे लगता है नजर आएगा, क्योंकि अब इनके पास ये ऑप्शन खत्म हो गया है। पाकिस्तान में एक, जब हम किसी को कॉल करते हैं तो एक मालूमाती मैसेज चेंज होता रहता है, देते रहते हैं हुकूमत वक्त। इस वक्त जो मैसेज हमारी रिंग ट्यून पर हुकूमत वक्त हमें सुना रही है, वो मैसेज ये है कि सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल, कोई ऐसी झूठी पोस्ट या झूठी खबर को आप न फैलाएं, न शेयर करें, ये काबिल सजा जुर्म है। तो क्या ये सोशल मीडिया इतना खतरनाक बन चुका है? देखिए, अगर झूठी अफवाहें, झूठी खबर आती है तो उससे पैनिक तो हो जाता है। और पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, पाकिस्तान के अड़ोस पड़ोस में तकरीबन मुल्कों से नाराजगियां चल रही हैं, अफगानिस्तान का भी वाकया हुआ है, तो सीधी बात है कि सोशल मीडिया पे इस तरह की खबरें नहीं आनी चाहिए। और अगर ये कंट्रोल कर सकते हैं सोशल मीडिया पे इस तरह की न्यूज को, जो फेक न्यूज है, जिससे न्यूज, हर वो न्यूज जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे, रियासत को नुकसान पहुंचे, तो उनको तो सजा देनी चाहिए। और अगर ये काम ये कर जाते हैं तो मुझे लगता है पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। देखिए, अमेरिका पूरी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, इससे तो कोई इनकार नहीं है। उन्होंने भी तो टिकटॉक को बैन कर दिया, बताएं, उस मुल्क में भी तो टिकटॉक बैन हुआ। तो पाकिस्तान में अगर किसी भी चीज का स्टेप लिया जा रहा है तो उसमें क्या गलत है? हर मुल्क अपने आप अपनी हिफाजत तो करेगा जो उसके लिए अच्छा होगा। तो पाकिस्तान को भी स्पेस अपना बंदोबस्त कर रहा है और अपने आप को सिक्योर कर रहा है, और कुछ ऐसी चीजें बैन कर रहा है, उस पर सख्ती कर रहा है, तो मुझे लगता है हक करना चाहिए।
रमज़ानुल मुबारक महीना है, पहला अशरा इख्तिताम की तरफ जा रहा है। मैं इसमें भी आपसे एक टेक चाहूँगा कि यहाँ पर सहर और अफ्तार 20-20 हज़ार 50-50 हज़ार के मजमे लगते हैं। डिफरेंट NGOs की जानिब से लोगों को अच्छे मुरगन खाने खिलाए जाते हैं। JDC एक बहुत बड़ा नाम है, उसके जो रूए रवा है ज़फ़र अब्बास, सोशल मीडिया पर उन पर बड़ी ट्रोलिंग हो रही है शुतुरमुर्ग को लेकर कि ये तो शुतुरमुर्ग का गोश्त खिलाते हैं और 30,000 का शुतुरमुर्ग 1.5 लाख में खरीदते हैं। तो एक आदमी काम कर रहा है, ये ट्रोलिंग बनती है। और कुछ एक ये भी तासुर सोशल मीडिया पे है कि ज़फ़र अब्बास ने बहुत सारे समाजी लोगों की दुकानें बंद करवा दी हैं। नहीं देखिए, मैं इसमें तो आपको इस तरह बताऊं, देखिए दस्तरखान जो भी बिछा रहे हैं, देखिए इनकी नीयत पे मुझे डाउट नहीं है, सब अच्छा सोच के काम कर रहे हैं और करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ फार्मूले ऐसे होते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो फ्लॉप हो जाती है। ये फार्मूला फेल हो गया है। मैं बताऊं कैसे, देखिए हर साल लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है मुफ्त में खाने की, तो इसका मतलब आपका फार्मूला फेल हो गया ना, ये वाला तो। हर साल आपके लोग बढ़ रहे हैं, हर साल आपके लोग बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब ये फार्मूला तो फेल हो गया। तो आप दूसरी चीजों पे भी जा सकते हैं ना। आप ऐसा करें कि अगर इन तरह दस्तरखान में तो इतना खर्च होता है, आप छोटी छोटी इंस्टीट्यूट, आप अभी तक कोई देखिए, अगर आप छोटी छोटी इंस्टीट्यूट, छोटे छोटे इदारे बना लिए इस तरह के कि जब मुफ्त में तालीम दी जाए, यानी अभी देखें कि आप स्केल का दौर भी है कि हमने भाई मुफ्त में प्लम्बर का काम सिखा रहे हैं, मुफ्त में इलेक्ट्रिशियन का काम सिखा रहे हैं, मुफ्त में लोहार का, इस तरह कारपेंटर का, इस तरह के काम को देकर लोगों की काम की आदत तो खत्म नहीं करनी चाहिए। अगर लोगों को ट्रेन करें और उनको कमाने के काबिल करें तो वो ज्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि ये वाला फार्मूला तो इनका फेल हो गया। भले इन्होंने अच्छी नीयत, देखिए कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम अच्छी नीयत से कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं हो सक्सेस हो, हर साल बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए हम इस तरह के लोगों को ट्रेन करें। और आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, हम मुफ्त में इसके कोर्सेज करवाएं, अलग अलग क्लासेस लें और अपने बच्चों को, अपनी नई नस्ल को ट्रेन करें। या ये अच्छा है कि हम उनसे काम की आदत भी लूट लें और उनको मुफ्त खिलाते रहें और हर साल उसका इजाफा रहे। मुझे बताएं तो इस तरह तो नहीं होना चाहिए। और दूसरी एक चीज आपने देखा होगा, एक ही जगह पे 10 या 12 जगह पे रात को सहरी की कराई जाती है, ये मुफ्त में सहरी। तो क्या उसी इलाके में लोग रहते हैं जिनको जो खाना अफोर्ड नहीं कर सकते? एक औरंगी में तो वो तो आ भी नहीं सकेगा उस जगह पे। तो इसका मतलब ये कि आप सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए कर रहे हो। एक जगह पे 15-15 लंगर लगे हुए हैं और बाकी पूरा सिटी खाली पड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? बाकी सिटी के लोग कहाँ से किस तरह आएंगे? अगर उनके पास इतना पैसा हो तो ट्रांसपोर्ट इतना अफोर्ड करे तो वो आए क्यों खाने के लिए? खुद अपना बंदोबस्त कर ले। तो मकसद कहने का है कि इस वजह से तंकीद हो रही है कि बजाय नजर आ रहा है कि एडवर्टाइजमेंट हो रही है। मतलब ये कि फलाही काम कम हो रहा है, ब्रांडिंग ज्यादा हो रही है। आपको नजर आ रहा है एक जगह में 15-15 स्टॉल लगे हुए खाने के और पूरा सिटी बाकी खाली पड़ा हो रात में, तो क्या मकसद हुआ कि लोग दूर दूर से यहाँ कौन आएगा खाने? जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है तो वो ट्रांसपोर्ट कहाँ से इम्पोर्ट करेगा रात को? सही, इस तरह आएगा। सही। तो मकसद कहने का, अगर आपको सपोर्ट भी करना है तो घर जा जाके करें ना लोगों को। बात इस तरह से तो आप अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो तंकीद तो होगी। और अगर वाकई इतना खर्चा करना है तो अपने बंदों को ट्रेन करो, उनकी काम करने की आदत मत लूटो, उनको ट्रेन करो, उनको इस काबिल करो कि वो अपना घर चला सके, अपनी फैमिली को चला सके। उनको ये ट्रेनिंग दो। कितनी किस्म की ट्रेनिंग आती है, मैंने अभी कहा इलेक्ट्रिशियन की ट्रेनिंग दे दो, प्लम्बर की दे दो, आप कारपेंटर की दे दो, मैकेनिक की दे दो, एसी मैकेनिक की दो। फिर अगर एजुकेशन पे आ जाओ तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर चल रहा है, उसके बेसिक कोर्स करवाओ। ऑनलाइन किस तरह बिजनेस किया जाता है, ऑनलाइन सेलिंग किस तरह की जाती है, उसकी ट्रेनिंग दो। आप कहीं मुझे बताएं किसी जगह पे लिखा है कि हम इस तरह की ट्रेनिंग मुफ्त में दे रहे हैं, हम ये तालीम मुफ्त में दे रहे हैं? किसी जगह पे नहीं। एक ही चीज नजर आएगी कि हम मुफ्त में खाना खिला रहे हैं। मुफ्त में खाना खिला रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? सोचे ना। हाँ ठीक है, बहुत आपने डिटेल में इसका जवाब दिया। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। इकबाल रब्बानी साहब ने हमें ज्वाइन किया था, आपके वक्त का शुक्रिया। और कोशिश हमारी होती है कि मुस्बत पहलुओं पर हम बात करें, मुस्बत पहलुओं को उजागर करें कि पाकिस्तान की सियासत से लेके पाकिस्तान में क्या हो रहा है। कोशिश यही होती है कि उम्मत मुस्लिमा का भला हो, और तुमसे है पाकिस्तान में हमारी कोशिश होती है कि पाकिस्तान की सियासतदानों को हम प्रोग्राम में शामिल करें कि वो क्या सोच रखते हैं, क्या पाकिस्तान को कैसा वो देखना चाहते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया मरकजी रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आपका ताल्लुक है, इसरार अहमद भाई साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया इसरार अहमद भाई साहब। सुन सकते हैं आप?
जी मैं समझ सकता हूँ। अब्बासी साहब, IMF का मुआहदा हो गया, IMF पाकिस्तान को जल्द पैसे देने जा रहा है और ख़बरें ये भी हैं कि इसके बाद, क्योंकि ये आखिरी किस्त है, इसके बाद 4 साल का एक और मुआहदा IMF के साथ किया जाएगा। पाकिस्तान के लिए कितना खुशाइंद है? देखिए ताज भाई, बीइंग रियलिस्टिक, जो पिछले IMF के मुआहदे थे उनसे कितनी बेहतरी पाकिस्तानी आवाम की जिंदगी में, अगर आप इससे कंपेयर करें तो मेरे ख्याल में ज्यादा खुशफहमी में मुब्तला नहीं होना चाहिए। जिस तरह की टैक्सेस की भरमार अभी आ रही है और हर चीज जो कमोडिटीज हैं और जो यूटिलिटी बिल्स हैं उसके अंदर जिस तरह से कीमतों का इजाफा किया जा रहा है और इनडायरेक्ट टैक्सेशन, देखिए मैं पहले भी बारहा कह चुका हूँ कि पाकिस्तान की मईशत का सबसे बड़ा मसला इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। जब तक इनडायरेक्ट टैक्सेशन खत्म नहीं होगी गरीब आदमी की लाइफ में कोई बेहतरी नहीं आएगी। हम अमीर से लेके गरीब पर खर्च करने के बजाय गरीब से लेके अमीर पर खर्च करते हैं। तो बेसिकली जितने भी मुआहदे IMF कर रही है, IMF आपसे एक ही चीज की डिमांड करती है कि आप टैक्सेस बढ़ाएं। अब हम टैक्सेस बढ़ाने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ चले जाते हैं, डायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ नहीं जाते, क्योंकि वो हमें एक आसान रास्ता नजर आता है कि आम आदमी से पैसे निकलवाए जा सकते हैं। जबकि जो बड़े सेक्टर्स हैं, जो ऐसा सेक्टर है जैसे रियल एस्टेट सेक्टर है, इसरार अब्बासी साहब, IMF ये कब कहेगा कि अपने अखराजात कम करें? IMF तो ये हमेशा कहता है, अखराजात के लिए तो मसला ये है कि वो आमदनी और अखराजात का गैर मुतवाजन होना ही पाकिस्तानी मईशत की तबाही का सबब बना है। लेकिन बेसिक तो ये है कि ये तो आपको खुद एहसास होना चाहिए, बीइंग अ नेशन और बीइंग जिम्मेदार ऑफ द नेशन, जो भी जिम्मेदार आते हैं हुकूमत में, उनको तो ये खुद रियलाइज करना चाहिए ना कि अगर वो पैसा लेके और गरीब के ऊपर खर्च करने के बजाय अपने शाहाना लाइफस्टाइल के ऊपर खर्च करेंगे और उसको पे ऑफ जो है वो गरीब आदमी ने करना है, तो IMF ये तो जो मोरालिटीज है उसके ऊपर तो IMF उनको नहीं कह सकता ना। IMF तो टेक्निकल इसके ऊपर बात करेगा। तो कितने विलिंग हैं कि IMF का ये प्रोग्राम पाकिस्तान की मईशत को एक सहारा नहीं है? नहीं, मैं नहीं समझता, मैं इसलिए नहीं समझता। तो फिर IMF नहीं तो और क्या, हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। यानी ऑप्शंस की बात फिर मैं कह रहा हूँ ना कि अगर तो आप इन मुआहदों के बेसिस के ऊपर अपने टैक्सेशन के निजाम को, अपनी एक्सपोर्ट्स को, देखिए 3-4 चीजें बड़ी जरूरी हैं आपकी मईशत को बदहाली से बचाने के लिए। आप अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं जो आप नहीं बढ़ा पा रहे, इसलिए कि आपने जो आपका टेक्सटाइल सेक्टर जो दुनिया में सबसे ज्यादा आपको एक्सपोर्ट्स देता था, उस टेक्सटाइल सेक्टर को आपने खत्म कर दिया, ऑलमोस्ट आपकी मिल्स बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गई, तो आपकी एक्सपोर्ट्स बजाय बढ़ने के कम हो गई। इम्पोर्ट्स आपको कम करनी चाहिए। इम्पोर्ट्स ऐसी चीजें जो आपकी जरूरत नहीं है, कुछ तंबाकू हो गया, चाय हो गई, इन चीजों को आप मुल्क में बैन करें। देखिए कुछ अर्से के लिए अगर आपको कुछ तकालीफ उठानी है मुसलसल तकालीफ से बचने के लिए, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। आपने इम्पोर्ट्स कम करनी है, एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, अगर वो नहीं कर सकते तो आपको टैक्सेशन बढ़ानी पड़ेगी। तो फिर ये जो हमारा मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने कहा कि अगर मुल्क के लिए ये एकदम बेहतर हो तो ये करना चाहिए। तो मुल्क के लिए बेहतरी के लिए अगर सोशल मीडिया भी बंद की जाए, टिकटॉक भी बंद किया जाए, तो क्या बेहतर नहीं? देखिए सोशल मीडिया बंद करने का मकसद अगर तो मुल्क की बेहतरी है तो फिर तो जरूर बंद होना चाहिए। सर नहज यहाँ तक आ गई है कि फोन कॉल जब मैं आपको कर रहा था या कोई भी जब आपको कॉल करेगा तो एक ट्यून आती है कि झूठी खबरें सोशल मीडिया पे ना फैलाएं, ये काबिल सजा जुर्म है। हुकूमत वक्त नौजवानों की रहनुमाई कर रही है, उनको इन्फॉर्म कर रही है कि इस सोशल मीडिया से दूर रहें, ये झूठी खबरें ना फैलाएं, मुल्क में इंतशार ना फैलाएं। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूँ। हमारी हुकूमत के वक्त में एक बिल लाया गया था, उसके ऊपर तमाम सहाफती तंजीमें और मीडिया नुमाइंदान ने बड़ा और एतराज किया था, और उसमें भी सिर्फ यही कंडीशन थी कि खबर की ऑथेंटिसिटी के बगैर आप उसको नहीं चलाएंगे, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। लेकिन उस वक्त तो ऐसा एक जल्जला आ गया था कि जैसे पता नहीं मुल्क के अंदर क्या डिक्टेटरशिप आ रही है। तो उस बिल को आज उसी चीज को मजीद सख्तियों के साथ इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है, तो आप उसको शुगर कोटिंग के लिए कह रहे हैं कि ये मुल्क की बेहतरी की। अगर मुल्क की बेहतरी के लिए जरूर करें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अवाम की आवाज को बंद किया जाए तो उसकी नताइज से बेहतर है। देखें
एक बंदा अपना जो अवाम की आवाज जायज हो ना सर, झूठी आवाज ना हो ना। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ, झूठ के तो पैर नहीं होते ना, झूठ किस तरह से रहेगा। मैं तो सिर्फ ये गुजारिश आपसे कर रहा हूँ कि अगर आपने आवाम के जो इजहार राय का ये जरिया है वो भी छीन लिया, तो अल्टीमेटली फिर वो अपना गुस्से का इजहार कहाँ करेंगे, सड़कों पे करेंगे। अभी तो अपने घर में बैठ के, चाहे ऑफिस में बैठ के, अपने मोबाइल फोन से अपने जो है ना दिल के भड़ास निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपने वो भी रास्ता बंद कर दिया तो उनके पास क्या ऑप्शन बचेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। मरियम नवाज सीएम पंजाब, पहली खातून सीएम, बड़े दबंग ऐलान करती जा रही हैं। ये नए पाकिस्तान की शुरुआत है, बनते हुए बेहतर होते हुए पाकिस्तान की शुरुआत है कि 20,000 में इलेक्ट्रिक बाइक नौजवानों को मिलेगी, जिसकी 5,000 वो एक माह की किस्त देंगे। तो नौजवान के लिए ये बेहतर नहीं है कि उसको पेट्रोल भी नहीं डलवाना पड़ेगा? देखिए, ऐलान में और अमल में बड़ा फर्क होता है। मैं आपसे कहूं कि नया पाकिस्तान का नारा, कम से कम अपना नारा तो बना लेते हैं, लेकिन बात जहाँ पर ये है कि इलेक्ट्रिक बाइक या इसके ऊपर हमने कामयाब जवान प्रोग्राम को अगर आप अभी भी उठा के देख लें तो उसमें ये सारी चीजें ऑलरेडी मौजूद थी। तो अगर आपने पैकिंग चेंज करके पुरानी प्रोडक्ट देनी है तो फिर गुलजार साहब को गाड़ियां देने की क्या जरूरत थी? सही। ये भी बताइएगा इसरार अब्बासी साहब, चूंकि रमज़ानुल मुबारक का महीना है तो सोशल मीडिया पे बड़ी ट्रोलिंग की जा रही है एक निजी एनजीओ के रहनुमा और उसके करता धरता जफर अब्बास पर शुतुरमुर्ग को लेकर, तो क्या ये सही अमल है? देखिए, बात सिंपल इतनी है कि हम जिस माशरे में इस वक्त रह रहे हैं साजिद भाई, उसमें हर किस्म की राय आती है। कोई भी चीज है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स आते हैं। आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, आपके प्रोग्राम का बुनियादी मकसद ये है कि अवाम तक शऊर पहुंचे और हुकूमत की जो पॉलिसी है उसकी इस्लाह हो सके, लेकिन आपके प्रोग्राम के ऊपर भी नेगेटिव चीजें आ जाती हैं। तो ये सिर्फ नुक्ता नजर है, और मेरे ख्याल में किसी भी चीज की तहकीक, जिस तरह आप खबर की तहकीक की बात करते हैं, उसी तरह किसी भी मामले की तहकीक किए बगैर उसके ऊपर राय देना मुनासिब नहीं होता। तो मैं ये समझता हूँ कि लेकिन जफर अब्बास साहब का जो जेडीसी का इशू है, ये कोई पहली दफा नहीं हुआ है, इससे पहले भी ये काफी चीजें हुई हैं। पेट्रोल का इशू जब उन्होंने किया था, नहीं, हौसला अफजाई आज की इस सोसाइटी में हमें हौसला अफजाई की जरूरत है, न कि हौसला शिकनी की। देखिए, हौसला अफजाई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं इस शहर में, खासतौर पर कराची शहर में, बेतहाशा ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से उनका कोई पब्लिसिटी नहीं हो रही। लेकिन अगर एक स्पेसिफाई एक ही एनजीओ जितना काम कर रही है उससे 10 गुना उसकी पब्लिसिटी हो रही है, तो उसकी वजूहात क्या है? तो मैं ये समझता हूँ कि किसी भी इदारे को, जब वो खैराती इदारा है, ये चैरिटी का है, जिस तरह है, जैसे मैं मिसाल देता हूँ अलखिदमत की। अलखिदमत पे तो आज तक कभी कोई बात नहीं है। अलखिदमत सबसे बड़ी चैरिटी कर रहा होता है, सब कुछ कर रहा है, पॉलिटिकल जमात से भी एफिलिएटेड है, लेकिन उसके ऊपर तो कभी इस तरह की चीजें नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जफर अब्बास साहब ने उन समाजी लोगों की दुकानें बंद करवा दी हों? नहीं, मेरा ये ख्याल ऐसा है कि देखिए, हर एक इंसान, मैं एक मिसाल देता हूँ, बहुत से चैरिटी इदारे चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई भी एक चैरिटी इदारा बंद नहीं हुआ। हर चैरिटी, ईदी साहब का काम चल रहा था, ईदी साहब के साथ चीफा साहब आ गए, उनका काम चल रहा था, खतीब रजीक साहब बड़ा अच्छा चैरिटी का काम कर रहे हैं, शौकत खानम चैरिटी का चल रहा है, बहुत पाकिस्तानी आम चैरिटी के इदारे। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि कोई भी इदारा जब कोई काम कर रहा होता है तो उसको हमने प्रॉपर स्क्रूटनाइज करना होता है कि ये जो उनकी जराए आमदन है या जिनकी डोनेशन है, उस सैलानी बहुत जबरदस्त काम कर रहा है, लेकिन सैलानी पे कोई इस तरह की चीज नहीं है, तो क्यों नहीं आ रही? क्यों उस पैसे पर बार बार घूम के जफर अब्बास साहब पर ही क्यों आ रही है? तो मेरे ख्याल में इस मामले को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, और अगर जफर अब्बास साहब की गलत एक्टिविटीज में मुलव्वस है तो उनको उसकी सजा मिलनी चाहिए, और अगर वो क्लियर है तो कम से कम उनको क्लियरेंस मिलनी चाहिए। लास्ट मेरा आपसे सवाल है कि तोड़ फोड़ के मुकदमात बानी पीटीआई पर थे, और जिनमें 2 मुकदमात में कल उनको रिलीफ मिल गया, रिलीफ का वर्ड में ना कहूँगा, इंसाफ मिल गया। तो आगे क्या देखते हैं कि अब खान साहब कब बाहर आएंगे, उनको इंसाफ कब मिलेगा, या कि किसी केस में उनको सजा भी हो जाएगी? सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने खुद ही अपने जो जुमला है उसकी तस्दीक कर दी कि रिलीफ मिल गया। एक ऐसा मुकदमा जिसमें वो मौजूद ही नहीं थे, उसको 2 साल तक चलाया गया, और
बुनियादी तौर पर जितने भी मुकदमात थे वो मैं आपके प्रोग्रामों में बारहा बैठ के कह भी चुका हूँ। एक एक मुकदमे की आप FIR उठा के देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि वो सारे बेसलेस मुकदमात थे। तो बेसलेस मुकदमात आप बना तो सकते हैं लेकिन आप उसको प्रूव नहीं कर सकते। प्रूव करने के लिए आपको सब्सटैंशियल एविडेंसेस चाहिए होते हैं। जब इन फ्रंट ऑफ कोर्ट जाते हैं वो चीजें वो आप डिले इन टैक्सेस से प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इस तरह के बोगस और जाली मुकदमात में सजाएं नहीं होते। और अगर किसी निचले दर्जे की अदालत से वो सजा हो जाए तो अपर कोर्ट जो है उस सजा को मौतल कर देता है। एक बहुत अहम क्वेश्चन मैं आपसे करने जा रहा हूँ। ये झूठे केस हर हुकूमत में बनते हैं, मुखालफिन पर बनते हैं। इसमें एक इदारा मुलविस होता है पुलिस और फिर कुछ सियासतदान। तो उन अफसरान का कसूर है, IG का कसूर है, DIG का, या वो जो थानेदार है? देखिए मसला ये है, पुलिस को बेसिकली पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस का काम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं है। पुलिस का काम है अवाम की हिफाजत करना, उनकी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ देना और लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखना। जो FIR दर्ज कर रहा होता है, जो FIR लिख रहा होता है, टाइप कर रहा होता है, जो पर्चा काट रहा होता है, उसको भी पता होता है कि ये मैं जो कर रहा हूँ, जो सेक्शन डाल रहा हूँ, ये मैं गलत कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, मैं यही उसी तरफ ही आ रहा था। मैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात करता हूँ कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जब इदारों पे आता है तो इदारे इसी तरह बर्बाद हो जाते हैं। आप अपने जायज कंप्लेन लेके अपने करीबी थाने में चले जाएं और एक FIR मुझे लॉन्च करा के दिखा दें, नहीं होगी। जबकि फेक FIR के लिए बंदे का मौजूद होना भी जरूरी है। और जिस तरह भी एक आपको ताजा जो हुआ, जो इमरान खान साहब के ऊपर एक FIR कटी थी घड़ी चोरी वाली, तो वो शख्स तो खुद क्रिमिनल निकला, वो FIR कैसे कट गई? जब बंदा मौजूद नहीं था उसकी मुद्दत में वो FIR कैसे कटी? ये सवालात देखें इदारे जो उठते हैं, और जब तक आप सियासी जो है वो इन्फ्लुएंस खत्म नहीं करेंगे इदारों से, पुलिस पे, दूसरे इदारों पर, तो इस तरह की चीजें होती रहेंगी। आज इनकी गवर्नमेंट है, कल किसी और की आएगी, परसों किसी और की आएगी, तो ये मामला चलते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, आपके कीमती वक्त का इसरार अब्बासी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ दिया। और कोशिश हमारी ये होती है कि दो तरफा मौक़िफ़ लिया जाए। इसी उम्मीद के साथ मेरा मुल्क शाद व आबाद रहे। मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी कल इसी टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।